सुप्रभात। संविधान एक देश की नींव होती है और आपको गर्व होना चाहिए कि आप सबसे बड़े संवैधानिक देश के सबसे बड़ी संस्थान में एक बहुमूल्य सांसद हैं। इस गरिमा को बनाए रखेंगे। आज हम संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और हमारी सामूहिक अंतर्दृष्टि, दृष्टिकोण और योगदान की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से पूर्व मैं सदन के सभी सदस्यों को स्थापित प्रोटोकॉल के बारे में अवगत करवाना चाहूंगा। प्रत्येक सदस्य के बाद अपनी बात रखने का पूर्ण समय होगा। अनुरोध करते हैं कि आप अलग अलग विचारों का सम्मान करेंगे। अंत में सभी सभागणों स्मृति में लाना चाहूंगा कि हमारे लोकतंत्र की ताकत एक दूसरे के साथ होने में है, चाहे कोई इससे सहमत हो या नहीं। बिना किसी देरी के मैं अब चर्चा के लिए मंच खोलना चाहूंगा और इसी के साथ जनरल सेक्रेटरी श्री अरविंद जी को शपथ ग्रहण करवाने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा। आज संविधान दिवस पर संविधान पर शपथ लेने के लिए सभी सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े हो गए। I as a citizen of India affirm my faith in the universal principle of society namely that every dispute between citizens be settled by peaceful means and in view of the growing danger to the unity and integrity of the country. I hereby pledge myself never to resort to physical violence in the case of any dispute, whether in my neighborhood or in any other part of India. संविधान पर प्रकाश डालने के लिए मैं आदरणीय मंत्री श्री सुश्री रिया जी एवं सुश्री यशोदा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। Fellow citizens, our Constitution is the supreme law of our nation, defining fundamental rights and duties. It outlines political principles and establishes government institutions. India's Constitution, the world's longest Constitution, with 11,45,000 words and 251 pages. An Indian citizen, we have some responsibilities protecting India, promoting harmony, and preserving culture. Remember, our Constitution is not just a document, but a living guide for a vibrant democracy. Now, I would like to invite Ms. Yashoda for giving more information about Constitution. माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उनके संगठनों के मौलिक बुनियाद सहित संरचना, शक्ति और कर्तव्यों और नागरिक के निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आगृहीत किया गया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। किसी भी देश के नागरिक में रहने वाले सभी मनुष्यों को किसी भी के आर्थिक विकास, समृद्धि और पड़ोसियों, फिर चाहे आसपास रहने वाले हो या दूसरे देश में रहने वाले हो, के साथ समाज सहपूर्ण जीवन जीने के लिए मूल अधिकार बहुत ही आवश्यक है। इसी के संदर्भ में भारत देश के हर नागरिक को उपयुक्त 3 मुख्य प्रकार के अधिकार मिले गए हैं। पहला, मानव अधिकार। मानव अधिकार वैसा अधिकार है जो हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम मनुष्य हैं। इन अधिकारों में जीवन, समानता और सम्मान का अधिकार शामिल है। दूसरा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज बनाने में मदद करते हैं। कानूनी अधिकार। यह अधिकार कानूनी उपयोग के माध्यम से लागू किया जा सकता है और व्यक्ति को न्याय और सुरक्षा प्राप्त करने का साधन प्राप्त करता है। इन अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के राष्ट्र और समाज प्रति कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी होते हैं। धन्यवाद।
अब शब्द लकी अगर इधर से क्वेश्चन आएगा आप उससे क्लियर होंगे, आंसर आएगा तो इधर से, ठीक है? अब समय है प्रश्न संख्या शुरू करने का। प्रश्न संख्या 101 सुश्री दिव्यांशी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो हमारे देश में लोगों और युवाओं के लिए अधिकार और कर्तव्य संविधान द्वारा दिए गए हैं, सरकार युवाओं को जागरूक करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? सत्ता में विराम दें। अधिकार का ज्ञान कर्तव्य की शान। अधिकार का ज्ञान कर्तव्य की शान युवाओं के लिए सरकार का महान अभियान। संविधान का संदेश हर दिल तक पहुंचाएंगे। संविधान का संदेश हर दिल तक पहुंचाएंगे। युवा जागरूक हो इस देश को एक नई राह दिखाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष जी को यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में अलग अलग तरह की चीज़ें कर रही हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डे और लीगल कैंपेन्स का आयोजन कर रहे हैं, और रोजगार और स्किलिंग इनिशिएटिव्स जैसे स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया का प्रबंध हुआ है। युवाओं के लिए न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के माध्यम से होलिस्टिक डेवलपमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग का विकास किया जा रहा है। युवा सांसद और नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के माध्यम से सरकार से प्रश्न पूछने का और सामाजिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करने का मौका दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि युवा सोए ना रहें, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी करें। विपक्ष को लगता है कि युवा सो रही है, लेकिन युवा प्रगति की नई मिसाल लिख रही है। शायद विपक्ष खुद सो रहा है, जब हमारे देश के युवा अपनी तकदीर लिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 102 सुश्री रिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या संविधान में दिए गए मूल अधिकारों को सरकार किसी भी बहाने से नजरअंदाज कर रही है? मैं सत्ता पर बैठे मंत्री से इसका जवाब चाहूंगी। संबंधित मंत्री इसका जवाब दें। माननीय स्पीकर महोदय, मैं विपक्ष के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह बताना चाहूंगी कि अगर ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा तो उनको ये याद दिला दूं कि सरकार और संविधान के बीच एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिए हैं, उनका उल्लंघन करना सरकार का अधिकार नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण करना सरकार का अधिकार है। फिर भी अगर कोई ये समझता है कि सरकार इन अधिकारों को बिना किसी कारण या मनमाने तरीके से नकार सकती है, तो मैं उनको ये याद दिला दूं कि संविधान में ऐसे कदमों को उठाने के लिए बहुत ही स्पष्ट और विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और आखिर में मैं ये बोलना चाहूंगी कि संविधान अधिकार तो देता है, लेकिन कर्तव्यों का भी बोध कराता है। और हमारे विपक्ष में बैठे लोग कर्तव्यों की तो अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों को देखना भूल जाते हैं। प्रश्न संख्या 103 सुश्री अनुष्का जी। संघर्षों के साए में ये देश हमारा पलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। माननीय सभापति महोदय, मैं रूलिंग पार्टी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। हाल ही में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा पब्लिश की हुई रिपोर्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी 180 देशों में से 160 रैंक आई है। इससे तो ये भी साफ होता है कि राइट टू स्पीच की हालत हमारे देश में कितनी गंभीर है। सत्ता में स्थापित संबंधित मंत्री इसका जवाब दें। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष कहता है कि हमारी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग बहुत कम है। इस मामले में हम गंभीर हैं।
परंतु तथ्यों पर भी नजर डालना जरूरी है। इस रिपोर्ट में इजिप्ट जैसे तानाशाही और पाकिस्तान को भी हमसे ऊपर रखा गया है। जनाब, ये रिपोर्ट बनाने वाले कहते हैं कि हम निष्पक्ष तरीके से स्पेशलिस्टों से बात करके रिपोर्ट बनाते हैं, पर ये इन्होंने कहीं नहीं बताया है कि ये स्पेशलिस्ट है कौन और कितने स्पेशलिस्टों से इन्होंने बात की है। और जो संस्था अपनी रिपोर्ट में भक्त शब्द से अधिकांश मीडिया को संबोधित करती है, उसने कितने निष्पक्ष स्पेशलिस्टों से बात की होगी, ये हम खुद ही आकलन कर सकते हैं। जो सच का सामना कर ले वो बहादुर कहलाता है, पर जिसका काम ही कमजोर हो उसे डर तो सताता है। असली में विपक्ष को परेशानी ये है कि उनका खुलकर मजाक उड़ाया जा रहा है। रैंकिंग के नाम पर डराने से बेहतर होगा कि विपक्ष खुद पर ध्यान दे। जो आईने को खुद को देख लेता है उसे आईने को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ती। जनाब, धन्यवाद सभापति महोदय। प्रश्न संख्या 104 सुश्री दीक्षा जी। नमस्कार आदरणीय सभागण। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे भी मेरा प्रश्न प्रस्तुत करने का मौका दिया। मौसम है, समा है और मिजाज भी है, तो चलिए आज ये प्रश्न पूछ लिया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पर ये सच में लोकतांत्रिक है? जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई नहीं मानेगा। भारत में संविधान होने के बावजूद भी कोई भी अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रखता। लोगों की आंखों में पट्टी बांध दी गई है। भारत में भेदभाव पूरी तरह से कभी गया ही नहीं था। आज भी भारत में धर्म, व्यापार, रंग, रूप आदि पर भेदभाव होता है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 जो कि छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने में लोगों की मदद करते हैं, इनके होने के बावजूद भी भेदभाव और छुआछूत में पहले के मामले में कोई अंतर नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? क्या वो बस जनता की आंखों में धूल झोंक रही है? ये तो वो वाली बात हो गई कि साथ ही मजरा लाठी भी हटी। सत्ता में विराजमान संबंधित मंत्री इसका जवाब दें। माननीय सभापति महोदय, लगता है कि आज विपक्ष दल का मूड काफी अच्छा है। सही बात है, मौसम है, समा है, मिजाज भी है, तो इस सवाल का जवाब भी दे दिया जाए। नमस्कार आदरणीय सभागणों, मैं विपक्ष दल का सम्मान करती हूँ और पूछे जाने वाले प्रश्न का भी। ये प्रश्न हमारे देश के लिए काफी जरूरी है और मैं ये मानती भी हूँ। As we all know, articles and duties are mentioned and given in our constitution. आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे देश में छुआछूत के खिलाफ है। ये आर्टिकल्स भारत में न्याय और समानता लाने की तरफ बढ़ाई कदम है, जो भारत में होने वाले भेदभाव पर रोक लगाते हैं। ये आर्टिकल्स लोगों को अपने लिए आवाज उठाने के लिए मजबूर करते हैं। हम ये समझते भी हैं, आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाते। भारत में अपना उल्लू सीधे करने वाले बहुत लोग हैं। वो कहते हैं ना, जाके पहना फटी दीवाई, सो क्या जाने पीठ पर आई। भारत में भेदभाव आज भी है और मैं पूर्णतः मानती हूँ, पर क्या सिर्फ हमारे ही कार्य से भेदभाव खत्म होगा? भेदभाव कम करने के लिए सभी भारतवासियों का सहयोग जरूरी है। भारत में भेदभाव खत्म करने के लिए भारतवासियों को एक और 11 होने की जरूरत है। पहले की तरह अब भेदभाव नहीं होता, लड़का लड़की को बराबर अधिकार मिलता है। There is no more discrimination against skin color, religion, occupation, caste, etc. आखिर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए सभी भारतवासियों का साथ आना जरूरी है। सबका साथ, सबका विकास। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 सुश्री उमा जी। जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि युवाओं के साथ अन्याय किया गया है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ये पूछना चाहूँगी, क्या सरकार का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को संगठित क्षेत्र में नौकरियों की तलाश करने की बजाय स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं है? अगर हाँ तो उसका विवरण बताइए।
क्योंकि आर्टिकल 16 के मुताबिक सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी सरकारी पद के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता। सत्ता में मौजूद संबंधित मंत्री इसका जवाब दें। माननीय सभापति महोदय और मेरे सभी साथियों, नमस्कार। खैर, मैं सांसद जी को ये कहना चाहूंगी उन्हीं के अंदाज में, साहब ये लोकतंत्र है, एक दूसरे में कीचड़ उछालना इसका मूल मंत्र है। इनके भाषण को सुनकर देखो, प्रतीत होता है इनसे दुखी कौन है। साहब ये लोकतंत्र है, एक दूसरे में कीचड़ उछालना इसका मूल मंत्र है। अब रही बात आपके प्रश्न की, तो बच्चा इस बात को जानता है। खैर, आपकी जानकारी मैं बढ़ा देती हूँ। महोदय, हमारी सरकार के द्वारा शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना, इसे लोकप्रिय रूप से ग्रामोदय योजना कहा गया। भारत सरकार द्वारा 1985 में शुरू की गई इस योजना के तहत उद्योगों के लिए 35,000 से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। खैर, अब इनकी सरकार की तरह हमारी सरकार घर बैठे शिकार खेलना तो नहीं आता, पर हमारी सरकार की एक और योजना है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। हमारी सरकार और भी बहुत सी योजनाएं को बनाने और लाने के लिए लगी हुई है। अतः मैं अंत में ये कहना चाहूंगी, तू इधर उधर की बात ना कर, बता कि काफिला क्यों रुका। हम रैसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 106 श्री धैर्य जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता में बैठे लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा। भारतीय संविधान समानता का अधिकार देता है, जबकि भारतीय संसद में ही असमानता देखी जा सकती है। सरकार महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें तो करता है, पर भारतीय संसद में ही सदस्यों के रूप में महिलाओं की अनदेखी की जा रही है। सरकार की भेदभाव की नीति को दर्शाता है। सत्ता में मौजूद मान्यवर इसका उत्तर दें। माननीय सभापति महोदय, देखो, जो तुमने वो हकीकत नहीं है, सुन लो, हमारी ही सच तो यही है। ना मानो तो देखो अखबारों के पन्ने, सब कुछ सही, कहीं कुछ तो नहीं है। ना अस्पतालों के आगे है लंबी कतारें, ना सांसों को मोहताज, कोई मर्जी पुकारे, यहाँ तो विपक्षी टुकड़े मजे ले रही है। खैर, महोदय, विपक्षी की तो आदत है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, पर चलिए इनके प्रश्न का जवाब दे ही देती हूँ। हमारी सरकार ने पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और पिछड़े गांव और यहाँ तक कि शहरों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। यहाँ तक कि मंगलयान या चंद्रयान जैसी अंतरिक्ष यानों की रचना में 90% महिला शामिल थी। सभापति महोदय जी, मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार एक नया बिल ला रही है, जिसमें कम से कम हम महिलाओं को संसद में बैठने के लिए कुछ आरक्षण दे रहे हैं। कुछ प्रतिशत महिलाओं के लिए वह सीटें आरक्षित रहेंगी। मैं अपनी वाणी को अभियान देती हूँ। प्रश्न संख्या 107 सुश्री अपूर्वा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। शब्द नहीं है पर कोई अफसाना लिखना चाहती हूँ। शब्द नहीं है पर कोई अफसाना लिखना चाहती हूँ। मैं टूटे हुए सुरों में एक नया तराना लिखना चाहती हूँ। गुजर गया जो बचपन स्कूल की मौज मस्ती में, अरे गुजर गया जो बचपन स्कूल की मौज मस्ती में, यारों के संग वही जमाना लिखना चाहती हूँ। यारों के संग वही जमाना लिखना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा और खेलकूद हर बच्चे के लिए कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। शिक्षा और खेलकूद पर हर बच्चे का बराबर अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऊंचे दले का हो या नीचे दले का।
शिक्षा का अधिकार हमारा संविधान हमें आर्टिकल नंबर 21 में देता है, जिसके अंतर्गत हर बच्चे को बराबर शिक्षा का अधिकार है। लेकिन मेरे सामने बैठे सरकार के लोगों से मेरा यह प्रश्न है कि इस आर्टिकल द्वारा लोगों को शिक्षा लेने के लिए जागरूक करने के बजाय आखिरकार सरकार कर क्या रही है? इस क्षेत्र में कुछ ज्यादा वृद्धि दिखाई क्यों नहीं पड़ती? ऐसा लगता है कि सरकार को यह डर लग रहा है कि अगर देश के युवा ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो शायद अपने अधिकार मांगने लगे, जो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। क्या सरकार युवाओं को यूं ही अंधेरे में रहने देना चाहती है? सत्ता में मौजूद संबंधित मंत्री इसका जवाब दें। धन्यवाद सभापति महोदय। अर्ज किया है, डरकर रहने में क्या मजा है, डरकर रहने में क्या मजा है, इनके पास हमें कामचोर जाहिर करने की हजार वजह है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमें डरकर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि हम बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और सिर्फ विश्वास ही नहीं रखते, उस पर काम भी करते हैं। लगता है आप अपना ही ख्याली पुलाव बनाकर खाने में व्यस्त हैं, तो आपको पता नहीं कि हमारी सरकार इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम चला रही है, जिसमें हम बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही हमने 120 स्कूलों में मिड डे मील स्कीम चलाई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। आखिर में युवा ही हमारे देश का भविष्य है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 108 सुश्री नंदिनी जी। माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न करना चाहूंगी कि इनके क्षेत्र में अल्पसंख्याएं विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों ने भेदभावपूर्ण घृणा, भाषण और हिंसा की घटना की सूचना क्यों दी है? ऐसा केवल इनके क्षेत्र में ही क्यों हो रहा है? लगता तो ऐसा है कि अपने लोगों को पीछे छोड़कर खुद को सबसे आगे रखते हैं और कभी कभार लोकप्रियता की बातें कर दिया करते हैं। इस सवाल का जवाब वोट बैंक की राजनीति खेलने वाली यह सत्ता कैसे देगी? सत्ता में विराजमान संबंधित मंत्री इसका जवाब दें। माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। भारत की विविधता और जटिलता मुसलमानों और ईसाइयों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विभिन्न बदलावों का कारण बन सकती है। ये सच है कि लोगों को रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ता है। यह जितने भी आरोप लगे हैं वह सब गलत है। हमारी सरकार आर्टिकल 29 और 30 का पालन कर रही है, अल्पसंख्यक समुदाय को साथ में लेकर चल रही है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसके साथ ही हमारे पास राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, संयुक्त ईसाई मुस्लिम मंच और कई अन्य हैं। ये पहल सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए मैं अपने विपक्ष सदस्यों से कहना चाहती हूँ कि ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर आपके प्रदेशों में एकता नहीं है तो आपको अन्य प्रदेशों की खुशहाली और एकता से कुछ सीखना चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, होशियार होना अच्छी बात है, पर दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि विपक्ष को इस सवाल का जवाब मिल गया हो। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 109 सुश्री आर्या जी। Honorable Speaker and distinguished member, I would like to ask a question to the ruling party that our constitution is undoubtedly the most important legacy bequeathed to us by our founding father. Why does it command the amount of wealth? सत्ता में विराजमान संबंधित मंत्री इसका जवाब दें। Honorable Speaker, I want to say, Constitution is a charter for the governance of a nation. It defines the nature and procedure of the governance, laws down rules for the function of its institutions. The beauty of our constitutions lies in its flexibility and scope for interpretation, which makes it responsive to the needs of the time and it enriched by the experience of the decades. Yet the Constitution's unrefined contain timeless value and remain our universal principles. Thank you.
युवाओं का संकल्प देश का संविधान है। हम यहाँ केवल बहस करने नहीं आए हैं। जब तक हमारे हाथों में विचारधारा की मशाल है, तब तक बदलाव की रोशनी जलती रहनी चाहिए। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जो हर युवा के सपने को उड़ान दे। एक ऐसा संविधान जहां पक्ष विपक्ष किसी के हिस्से में ना हो, बल्कि आप सब भारत की जनता के हिस्से में हो। आज की यह सभा सकारात्मक मूलभूत के साथ यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।